भारतीय सिनेमा जब से वजूद में आया है तब से इसमें काम करने वाले और इसे देखने वाले लोगों की यही सोच रही है कि फिल्म में खलनायक जितना प्रभावशाली होगा, नायक को शक्तिशाली दिखाना उतना ही आसान हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आज तक एक से बढ़कर एक खल चरित्र गढ़े गए, जिनकी सिनेमाई उपस्थिति ने दर्शकों के रूह तक कंपा दिए। इन खल चरित्रों को निभाने वाले एक्टर्स आज भी प्रशंसा पाते हैं और कहे जाते हैं कि जिस खूबसूरती से इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है वैसा शायद ही कोई अन्य कलाकार दे पाए। लेकिन एक सच यह भी है कि हिंदी सिनेमा के अधिकतर मशहूर खल चरित्रों की पहली पसंद कोई और अभिनेता थे। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम 10 ऐसे ही खल चरित्रों की बात करने वाले हैं जिन्हें निभाने के लिए पहली पसंद कोई अन्य अभिनेता थे, परंतु बाद में उन्हें किसी अन्य अभिनेता ने पर्दे पर साकार करने का काम किया। वीडियो की शुरुआत करते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और शानदार खलनायक से, जो साल 1975 की फिल्म शोले में देखने को मिला था। जी हाँ, हम गब्बर सिंह की बात कर रहे हैं, जिसे अपनी बेहतरीन अदाकारी से जीवंत करने का काम किया अमजद खान साहब ने। सलीम जावेद की कलम से निकला यह किरदार लोगों के जहन में इस कदर हावी हो गया था कि जब भी शोले का नाम सुनाई देता है या कोई बॉलीवुड के खलनायकों की बात करता है तो सबसे पहले घोड़े पर सवार, कमर में कारतूस लटकाए और कंधे पर बंदूक रखे हुए गब्बर सिंह का खूंखार चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। भारतीय सिनेमा में खल चरित्र को इतनी शोहरत पहली बार नसीब हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा योगदान अमजद खान साहब की विशेष आवाज और अदायगी का भी रहा। आज ये सोचने पर थोड़ा अजीब लगता है कि इस किरदार के लिए पहली पसंद अमजद खान नहीं बल्कि डैनी डेंगजोंगपा थे। उन्हें जब इस किरदार के बारे में बताया गया तो डैनी को यह भूमिका बहुत ही पसंद आई थी और वो इसे निभाना भी चाहते थे। लेकिन शोले से पहले उन्होंने फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा के लिए हामी भर दी थी, जिसकी शूटिंग भारत से बाहर होने वाली थी। डैनी ने फिरोज खान से इस बारे में बात की, लेकिन उनका यह कहना था कि डैनी ने जो उन्हें समय दिया था उसी के हिसाब से शूटिंग होगी और वो लोकेशन में भी कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। ऐसे में अपनी जुबान के चलते डैनी ने शोले फिल्म को छोड़ दिया और धर्मात्मा पर काम जारी रखा। इस तरह से डैनी डेंगजोंगपा के हाथों से निकलकर यह किरदार अमजद खान के झोली में जा गिरी। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें भी आई कि अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार भी इस किरदार को निभाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन मेकर्स के कहने पर उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और बाद में अमजद खान को कास्ट किया गया। खैर, शोले की सफलता के 5 सालों बाद सलीम जावेद के जोड़ी ने रमेश सिप्पी के साथ मिलकर शाकाल नामक एक और शानदार खल चरित्र को पर्दे पर लाने का काम किया। लेकिन इस बार खलनायक को पहाड़ों के बीच नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द एक बड़े आइलैंड पर रहते हुए दिखाया गया। शाकाल को घोड़े की बजाय हेलीकॉप्टर से आते जाते हुए दिखाया गया था और यही नहीं, चेहरे से बिल्कुल शांत नजर आने वाला यह चरित्र अपने दुश्मनों को बंदूक से खत्म करने के बजाय हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है। हिंदी सिनेमा के दर्शकों के लिए यह अपनी ही तरह का अनुभव था, जिसे पर्दे पर कुलभूषण खरबंदा जी ने लोगों के सामने अभिनीत किया। लेकिन जब यह किरदार वजूद में आया था तब कुलभूषण खरबंदा जी का नाम इससे जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि मेकर्स संजीव कुमार को यह भूमिका देने वाले थे। लेकिन संजीव कुमार की तबीयत उन दिनों पहले हार्ट अटैक के बाद थोड़ी नाजुक हो गई थी और इसलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और इस तरह से यह भूमिका कुलभूषण खरबंदा जी के हाथों में आ गई, जिसे उन्होंने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया था। साल 1986 में फिल्म कर्मा की बात करें तो इसमें हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेताओं का जमाड़ा नजर आता है। दिलीप कुमार से लेकर नसीरुद्दीन शाह और नूतन जैसे कलाकारों के बीच अनुपम खेर ने इस फिल्म में डॉक्टर डैंग नामक मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई थी। यहाँ यह जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस किरदार के लिए पहली पसंद अमरीश पुरी थे, जिन्हें यह रोल सिर्फ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि लोगों ने उन्हें कर्मा से पहले बहुत बार पर्दे पर मरते हुए देख लिया था और इस फिल्म में भी वही सब कुछ देखना लोगों को पसंद नहीं आएगा। इसी सोच के चलते सुभाष घई ने अमरीश पुरी के जगह पर अनुपम खेर को फिल्म में लेने का मन बनाया। गौरतलब है कि मेकर्स के भरोसे को सही साबित करते हुए अनुपम खेर ने फिल्म में अमरीश पुरी की जगह को भरने का शानदार काम किया। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार के साथ उनका वह सीन कोई कैसे भूल सकता है जहां वो कहते हैं कि इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने। इस किरदार की वही गूंज अनुपम खेर की आवाज में आज भी ज्यों का त्यों लोगों को याद आता है। शेखर कपूर के द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर इंडिया, जो कि साल 1987 में रिलीज हुई थी, उसमें एक बार फिर दर्शकों को सदी के सबसे खौफनाक खलनायकों में से एक मोगैम्बो के रूप में देखने को मिला। सलीम जावेद ने एक जोड़ी के रूप में आखिरी बार इस फिल्म में काम किया था और अपनी साख के मुताबिक एक बार फिर हिंदी सिनेमा को बेहतरीन खल चरित्र देने में सफल रहे, जो कि आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। शाकाल की ही तरह यह विलेन भी अपनी लगभग सभी कामों को एक ही जगह पर बैठकर अपने हेंचमैन की मदद से पूरा करता है। बिना हाथ
हाथ उठाए या बिना किसी पर चीखने चिल्लाने के बावजूद भी वो एक खौफ का माहौल अपने आसपास बनाए रखता है। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा सफल खल चरित्र निभाने वाले अभिनेता अमरीश पुरी ने ही इस किरदार को निभाया था, लेकिन उनसे पहले यह भूमिका अनुपम खेर को दी गई थी और उन्होंने फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग भी कर ली थी। लेकिन फिर फिल्म के निर्देशक शेखर कपूर ने उनकी जगह पर अमरीश पुरी को कास्ट करने का मन बनाया, क्योंकि अनुपम खेर का चेहरा उतना भयानक नहीं लग रहा था जितना इस किरदार के लिए जरूरी था। कहा जाता है कि जब अमरीश पुरी से इस किरदार को लेकर बात हुई तब फिल्म का आधा से अधिक काम हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अमरीश पुरी ने यह भूमिका निभाने के लिए हामी भर दी थी। उनका एक डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज हर उम्र के लोगों की जुबान पर है, जो कि इस किरदार की मकबूलियत को साफ तौर पर साबित करता है। बात करें साल 1993 में आई फिल्म डर की, तो इसमें शाहरुख खान के नेगेटिव किरदार ने फिल्म में लीड हीरो सहित बाकी सभी किरदारों को एक तरह से साइड लाइन कर दिया था। एक पजेसिव और जुनूनी आशिक की भूमिका में शाहरुख खान ने अपनी अदाकारी से फिल्म देखने वाले हर दर्शक पर ऐसा प्रभाव डाला जो उनके लिए यादगार अनुभव बनकर रह गया था। यश चोपड़ा के निर्देशन में गढ़े गए इस किरदार के लिए शाहरुख खान से पहले उस समय के बहुत से नामी गिरामी कलाकारों को अप्रोच किया गया था, जिसमें आमिर खान, अजय देवगन और राहुल रॉय जैसे नाम शामिल थे। लेकिन इनमें से किसी ने खलनायक की भूमिका को देखकर इस फिल्म को मना कर दिया, तो किसी ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर इसे करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिसके बाद यशराज बनर्स ने शाहरुख खान को यह भूमिका निभाने के लिए कहा, जिसके लिए वो तैयार भी हो गए और आगे जो भी हुआ वो ऐतिहासिक था। शाहरुख खान की वो दिल दहला देने वाली हंसी, वो खूनी आंखें और उनका हकलाकर बोलने वाला अंदाज आज भी लोगों में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। साल 1998 में महेश भट्ट की फिल्म दुश्मन रिलीज हुई थी, जिसमें संजय दत्त से लेकर काजोल जैसे बड़े नाम शामिल थे। उनके बीच आशुतोष राणा नामक यह शख्स भी मौजूद था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बिल्कुल नया चेहरा था। आशुतोष राणा बताते हैं कि मुंबई में 4 साल बिताने के बाद एक दिन महेश भट्ट ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और दुश्मन फिल्म में गोकुल पंडित वाला किरदार सौंप दिया। किरदार के बारे में जानने के बाद आशुतोष राणा ने महेश भट्ट साहब से ये कहा कि वो इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीत कर लाएंगे और अपने इस वादे को पूरा करते हुए आशुतोष राणा ने जो काम पर्दे पर किया उसकी मिसाल देना मुश्किल है। एक साइकोपैथ के किरदार में आशुतोष राणा की आंखों में वहशीपन से लेकर एक अलग तरह का भोलापन और जुनून बहुत आसानी से देखा जा सकता है। आशुतोष राणा ने इस किरदार को निभाकर अगले साल अपने वादे के मुताबिक फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि उनसे बेहतर साल 1999 के फिल्म फेयर पुरस्कार में कोई भी नहीं था। ये यकीन करना मुश्किल है कि आशुतोष राणा के अलावा भी महेश भट्ट के अनुसार यह किरदार कोई और अभिनेता कर सकता था। जी हाँ, मुकुल देव को आशुतोष राणा से पहले इस किरदार के लिए कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते उन्हें इस फिल्म से हाथ धोना पड़ा और यह किरदार आशुतोष राणा के पास चली गई। साल 2001 में अजनबी नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें अक्षय कुमार ने अपने करियर में पहली बार खलनायक की भूमिका निभाई थी और कुछ इस तरह से निभाई थी कि लोगों के जहन में वह फिल्म देखने के बाद सिर्फ वही किरदार याद रह गया था। अक्षय कुमार को अपने इस किरदार के लिए पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये किरदार सबसे पहले शाहरुख खान को ऑफर की गई थी, लेकिन तब तक शाहरुख खान बहुत सी नेगेटिव भूमिकाएं निभा चुके थे और इस किरदार में उनके लिए कुछ भी नया नहीं था। साथ ही वह एक रोमांटिक हीरो के तौर पर भी स्थापित हो चुके थे। इन कारणों के चलते शाहरुख खान ने यह भूमिका निभाने से मना कर दिया और फिर फिल्म अक्षय कुमार के खाते में चली गई। भारतीय सिनेमा में इरफान खान उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्होंने जिस भी किरदार को पर्दे पर अभिनीत किया उसे अभिनय के उस स्तर पर ले गए जहां पहुंचा पाना मुश्किल है। अपनी इसी खूबी को उन्होंने साल 2003 में आई फिल्म हासिल में पेश किया था, जहां यह कलाकार नेगेटिव भूमिका में नजर आया। रणविजय सिंह के किरदार में इरफान खान ने एक पॉलिटिकल लीडर को बेहतरीन तरीके से पर्दे पर दिखाया था। आराम से अपनी बात कहना और माहौल को मजाकिया बनाए रखने की विशेषताओं के बावजूद भी इरफान खान ने अपनी आंखों से वो डर पैदा किया था जो इस किरदार को लेकर दूसरे कलाकारों के मन में होना जरूरी था। इरफान खान को अपनी अदायगी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था और यह फिल्म आज एक कल्ट क्लासिक का टैग हासिल कर चुकी है। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि इरफान खान वाले किरदार के लिए पहली पसंद मनोज वाजपेयी थे, जिन्होंने फिल्म के विषय से नाखुश होकर इसमें काम करने से मना कर दिया था। विशाल भारद्वाज ने भारतीय सिनेमा को बहुत से यादगार किरदार दिए हैं, लेकिन जब बात नेगेटिव किरदार की आती है तो लंगड़ा त्यागी इस लिस्ट में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। साल 2006 में आई फिल्म
फिल्म ओमकारा के जरिए विशाल भारद्वाज ने शेक्सपियर के ओथेलो को अडेप्ट करने का सफल प्रयास किया और इसमें इयागो का किरदार निभाने के लिए उन्होंने आमिर खान को अप्रोच किया। आमिर जो इस किरदार को लेकर रुचि भी ले रहे थे, लेकिन उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने की इच्छा जताई जो कि विशाल भारद्वाज को मंजूर नहीं हुई और इस तरह से आमिर खान को ड्रॉप कर दिया गया। इसके बाद विशाल भारद्वाज ने सैफ अली खान से संपर्क किया जो कि उस समय अपने करियर के खराब दौर से गुजर रहे थे और किसी अच्छे किरदार की तलाश में थे। ऐसे में लंगड़ा त्यागी का रोल विशाल भारद्वाज ने उन्हें सौंप दिया और सैफ के कैरियर ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली जो कि आज तक जारी है। आखिर में बात करते हैं भारतीय सिनेमा के एक और शानदार विलेन की, जिसे पहले डैनी डेंगजोंगपा ने निभाया था और फिर बाद में संजय दत्त ने अपनी अदाकारी से उस किरदार को नए सिनेमा प्रेमियों के बीच यादगार बना दिया। साल 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में संजय दत्त का कांचा चीना वाला किरदार कोई कैसे भूल सकता है, जिसे उन्होंने बेहद ही खूबसूरती से निभाया था। लेकिन वो इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। मेकर्स उनकी जगह पर नाना पाटेकर साहब को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते ऐसा नहीं हुआ और संजय दत्त को यह किरदार सौंप दिया गया, जिसे उन्होंने बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किया था। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के शीर्ष 10 खलनायकों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।